नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंच समीक्षा बैठक कर वही अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपात परिस्थितियों में पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए वही और जरूरी राशन और आपातकालीन वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक पहले से तैयार रखा जाए। देखिए मानसून हमारे यहाँ पर हर बार अलग अलग प्रकार से आता है और आपदाओं का हर बार हमको सामना करना पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है या कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो सकता है, पहले से वहाँ चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर। वही भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने आज से हिमाद्री 2025 नामक सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। साथ ही उन्होंने इस अभियान को पर्यटन और संस्कृति संरक्षण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में सहायक बताया। आपको बता दें, आईटीबीपी द्वारा 3.5 लाख फलदार पौधों का वितरण भी किया जाएगा। ये दल 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में गाँव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं वहाँ जाके हमारी सुरक्षा की दृष्टि से। वही केदार घाटी में सुबह हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें इस बैठक में मुख्य सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन सचिव, आपदा सचिव, यूसीएडीएस, डीजीसी और डीजी सूचना के अधिकारी भी शामिल हुए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और वही उत्तराखंड में पर्यटन की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यात्रियों की सुविधा को अत्यधिक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बढ़ते पर्यटकों के लिए
अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाई है जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाई जा सके। आपको बता दें, देहरादून में ट्रैफिक जैम की समस्या से उभरने के लिए बिंदाल और स्पाना नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ कैची धाम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक कारगर योजना बनाई जा रही है। वहीं प्रदेश की प्रसिद्ध स्थान में ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और ये राज्य के लिए भी बेहतर है और क्या कुछ हम कर रहे हैं सर जी जिससे आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंदाल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की है, आगे भी करेंगे और भारत सरकार का भी जहाँ इसमें हमको सहयोग लेना हो। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़े हादसे में रविवार सुबह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने दुख जताया और साथ ही उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी करी है, जिसमें कड़े निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य है। फिलहाल अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई। उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों और छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी। अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 साल की न्यूनतम उम्र की अनिवार्यता में ढील दी गई है। पहले नियम के अनुसार 1 अप्रैल तक 6 साल की उम्र पूरी करना जरूरी था, वही लेकिन कई बच्चे उस तारीख तक यह उम्र पूरी नहीं कर पाते थे, जिससे उनके एडमिशन में परेशानी हो रही थी। अब राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब वह बच्चा भी कक्षा में 1 में दाखिल ले सकेगा जो 1 जुलाई तक 6 साल की उम्र पूरी कर लेता है, यानी 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। यह फैसला हजारों बच्चों और उनके माता पिता के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पिछले दिनों देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों से कराने की मांग की थी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की इस मांग को लेकर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा है कि दुनिया एक तरफ डिजिटल हो रही है और दूसरी तरफ कागज से चुनाव कराने की बात हो रही है, जो सही नहीं है। कि कभी कोई खुश नहीं रहता है, हर चीज़ में किसी न किसी को दिक्कत समस्या रहती है। अभी जहाँ एक तरफ वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, वहाँ हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो सोच। वहीं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह एक नया रिकॉर्ड बना रहे। देश विदेश से श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रा के 45 दिनों में अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ में देखने को मिल रही है, जहां अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रोजाना 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार पहुंच रहे हैं। इस बार यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। वहीं मौसम की तमाम चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबर्टपुर और विकासनगर जैसे केंद्र में एक दिन में 28,000 तक ऑफलाइन पंजीकरण हो रहे हैं। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने यात्रा की सफलता का श्रेय धामी सरकार की मजबूत व्यवस्थाओं को दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जिस तरह से हमारी सरकार ने ये कहा था कि सुगम और सरल यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी, ठीक उसी तरह से आज 42 दिन में केदारनाथ में सबसे अधिक यात्री पहुंचे हैं और लगभग 10 लाख से भी ऊपर यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था के कारण और सुगम और सरल यात्रा के लिए जो प्रतिबद्ध सरकार थी उसके कारण आज इतने यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं सरकार को भी। और वहीं उत्तराखंड में आगामी चुनाव की आहट के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में दिख रही, वही खासकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मोर्चा संभाले हुए जगह जगह यात्रा कर जनता को साधने की कोशिशों में जुटे हैं हरीश रावत। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि पार्टी इस पर फोकस कर रही है कि विपक्ष को कैसे शिकस्त दी जाए। उन्हें हरीश रावत को लेकर कहा है कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जीवन के चौथे चरण में अपने स्तर पर प्रयासरत है, लेकिन पार्टी के भीतर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वही ऐसे में उनके प्रयास कितने सफल होंगे यह कहना भी मुश्किल है। पार्टी का तो एक ही नजरिया है कि चाहे जैसे भी आए हमको मुकाबला करना है और विपक्षियों को चुनाव के मैदान में शिकस्त देनी है। इस दृष्टि से पार्टी अपनी सब प्रकार की तैयारी करती है। जहाँ तक श्री हरीश रावत जी का सवाल है, हरीश रावत जी प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पर जीवन के चौथे चरण में हैं, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके कोई प्रयास कुछ सफल होंगे। वही अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। इसी क्रम में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मोहित नाथ गोस्वामी भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गहरी त्रासदी है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मोहित गोस्वामी ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। तो जय श्री राम, भारत माता की जय। सबसे पहले जो गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हमारे भाजपा के परिवार की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, इन सब लोगों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत की जनता को एक बार फिर। वही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। जैसे कि आपको पता है, सुबह सवा केदारनाथ रूट पर श्री केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 6 लोग की मौत हो गई। वही मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, जिसमें कड़े निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। वहीं पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने ऑपरेशन लगाम के तहत खुले में शराब पीकर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा तटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पिछले 2 सप्ताह में पुलिस ने हुड़दंग करने वाले 50 से अधिक लोगों को और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 100 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
उत्तराखंड के गौरीकुंड के पास आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था और इसमें पायलट समेत 6 लोग सवार थे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई, जिसमें वह क्षतिग्रस्त हो गया। वही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और जो हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना। वही उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने देहरादून के नाला पानी स्थित खलंगा के जंगलों में भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाया। डिमरी ने बताया कि भूमाफिया ने खलंगा के संरक्षण वन क्षेत्र की 40 बीघा जमीन पर तार बाड़ और गेट लगाकर कब्जा कर लिया। देहरादून के खलंगा में मौजूद हूं और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर फेंसिंग भी की जा रही है और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहाँ फेंसिंग चल रही है और यहाँ पे जो ये गेट लगाया गया था इसको अब यहाँ से स्थानीय लोगों ने हट। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही हल्द्वानी के कैची धाम में आज बाबा नीम करोली महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य मेला लगा है। उत्तराखंड समेत देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वही प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष शटल सेवा भी शुरू करी है, जो हल्द्वानी और काठगोदाम से चल रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अब तक लगभग 150 शटल गाड़ियां चल चुकी हैं, जबकि भीड़ को देखते हुए 2 पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। वही श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। बड़ी बसें 90 जा चुकी हैं, छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 से अधिक है। बसें पर्याप्त हैं यात्रियों की मांग के अनुरूप और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है। यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। तो किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों में ओवरलोड की भी समस्या देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर जब गाड़ी बिठाई जा रही है तो निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्री बिठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीच में टीमें हैं यहाँ से लेके कैंची धाम में, वो ये मॉनिटर कर रही हैं कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग ना हो। तो रेट क्या है? यहाँ से कैंची धाम का रेट 140 है, लेकिन अभी चूँकि आगे पार्किंग है, पुल है, तो भवाली तक जाएंगी गाड़ी, उसका रेट 100 रुपये है। मैं तो लोकल से ही हूँ और कैंची धाम जा रहे हैं। यहाँ हर साल बाबा प्राण का मेला लगता है और काफ़ी आनंदमय रहता है और यहाँ का रिकॉर्ड है हर साल बारिश चालू होती है। इस साल देखो मौसम बड़ा सुहाना हो गया, कल इतनी गर्मी थी। शटल सेवा लगाई गई है, क्या कहेंगे? शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है, क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिलेगा और बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। वैसे शटल सेवा सबसे अच्छी है, आपको हर जगह से शटल सेवा मिल रही है। आप कहीं के भी रास्ते चल जाइए, आप कालाडूंगी के रास्ते जाइए, जोईकोट के रास्ते जाइए, भीमताल से जाइए, हर जगह से शटल सेवा है और बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है प्रशासन द्वारा। बस यहाँ पर लोगों को थोड़ी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से संपन्न हो। और कैची धाम के लिए जा रहे हैं जी। कैची धाम को लेकर श्रद्धा मानते हैं, कैची धाम के लिए कितनी आस्था है आपके ऊपर? कैची धाम के लिए बहुत आस्था है, तभी तो जा रहे हैं हम लोग। पहली बार आए? मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, तो क्या मन्नत है वहाँ पे? मन्नत तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ देखने के लिए जा रही है।
हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और प्रातः ये 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 170 बसें हम लोग यहाँ से 9:30 बजे तक भेज चुके हैं और आगे के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। अभी एक ट्रेन और आनी है, साथ ही जो जिनसे भी यात्री हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँचे हैं उन सभी को हम लोग कैदी नाम दे देंगे और उसके लिए जो गाड़ी किराया है वो फैसला किया गया है। उसका रूट पहले से तय है और अभी हम भवाली भेज रहे हैं, उसके आगे कुछ दूसरी शटल के माध्यम। वही हल्द्वानी में मानसून से पहले प्रशासन ने देवखड़ी और रक्सिया नालों पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया। आपको बता दें, देवखड़ी नाले पर 206 और रक्सिया नाले पर 386 लोगों ने अतिक्रमण किया है। वही उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सर्वे के बाद सभी को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। देवखड़ी नाले में और कलसिया नाले में और एवं रक्सिया नाले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच समिति गठित किया गई थी, जिसके माध्यम से नालों पे जो अतिक्रमण उसको चिन्हित किया जाना था। उस समिति में आपके जीआईएस एक्सपर्ट भी थे, आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे और राजस्व विभाग के अधिकारी थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देवखड़ी नाले में 206 अतिक्रमण अभी तक चिन्हित कर दिए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा रक्सिया नाले में 386 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण अतिक्रमण करता है उनको 15 दिवस का समय दिया गया, अपना अतिक्रमण समय हटाएं, अगर नहीं हटाते हैं तो। वही उधम सिंह नगर के गदरपुर स्थित अनहद ग्रुप इंडस्ट्री में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर की। वही इस मौके पर दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। अनहद इंडस्ट्री के मालिक लवली हुडिया ने बताया कि आज उनका जन्मदिन भी है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने रक्तदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी वे खुद भी उठाएंगे और कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे ने रक्तदान महादान का संदेश देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मददगार साबित होते हैं। बहुत अच्छा लगा जो आपने जो नोटिस करा, हर कोई नहीं करता है वास्तव में। मतलब मैंने आज से दो वर्ष पीछे चले जाएं, मैं मेरा जन्मदिन जितने साल का मैं होता था, मैंने मैसेज दिया था आज से 3 वर्ष पहले कि जितने साल का इंसान होगा उसके लगभग उतने वर्ष को उतने वृक्ष लगाने चाहिए। विश्व रक्तदान दिवस है और इस पवित्र दिवस के दिन यहाँ के प्रमुख सेवी समाज सेवी हमारे छोटे भाई लवली हुडिया जी, इनका जन्मदिन भी है। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को विश्व रक्तदान दिवस की और छोटे भाई यहाँ के प्रमुख समाज सेवी जो गरीबों की हमेशा मदद करते हैं, इनका जन्मदिन है, तो छोटे भाई को जन्मदिन की बहुत। वही काशीपुर की ताज कॉलोनी स्थित एमडीएस पब्लिक स्कूल में एक खास जलसे का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी और दूर दराज से आए लोगों ने फूल माला और शॉल से उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मुफ्ती शमून कासमी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि जिन मदरसों को सील किया गया था उनकी प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी मदरसा संचालकों से अपील की कि वह दीन यानी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियावादी यानी सामान्य शिक्षा भी जरूर दे, वही क्योंकि यह राज्य और देश दोनों की दिशा में बेहतर कदम बनाएगा। देश को आज़ाद हुए 76 साल लगभग हो गए हैं। 1947 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो हमने ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सकें, आईएएस और आईपीएस बन सकें, ये इनका भी अधिकार है।
मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूम काज़मी जी द्वारा यहाँ प्रवास कार्यक्रम था और उनका एक सम्मान कार्यक्रम मदरसे के सभी प्रबंधकों द्वारा रखा गया था। और मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का कि उनके नेतृत्व में जो मदरसे सील किए गए थे, बंद किए गए थे, उन पर लगातार प्रक्रिया जारी है। और मैं मदरसा बोर्डों के सभी संचालकों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो लगातार, जो कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि सभी शिक्षण संस्थानों में दीन और दुनिया की तालीम होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मदरसों में दीन की तालीम दी जा रही है, वहाँ मेरा मदरसा संचालकों से ये निवेदन मैंने किया है कि वो दुनिया की तालीम भी साथ में जोड़कर करें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एनमी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।